हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आपका स्वागत करता हूं थर्मोडायनेमिक के लेक्चर नंबर 5 में, जहां पे आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसके पहले अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक के पिछले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो भाई आप जाके उनका बैकलॉग कंप्लीट करिए, तो ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, वरना फिर नहीं आएगा यार, कहाँ से आएगा। चलिए, आपके सामने एक सवाल है। सवाल कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डब्ल्यू का साइन रिपोर्ट करना है। पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या जीरो होगा। ठीक है, आपके सामने एक कोई प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। फिर बता दे रहा हूं, एक साइक्लिक प्रोसेस है। क्यों सर? क्योंकि जहां से चले वापस वहीं आ रहे हो। देखो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो हम ए से बी चल रहे हैं, बी से सी चल रहे हैं, सी से डी और डी से ए, तो इसलिए साइक्लिक है। अब आपको हर एक प्रोसेस में, जैसे ए से बी गए तो डेल्टा क्यू कितना होगा वो नहीं जानना है मुझे, आपको साइन बताना है कि डेल्टा क्यू का साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, डेल्टा यू का साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो भी हो सकता है, डब्ल्यू आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। आपको इन्हें बताना है। ठीक है, अब रिपोर्ट करना है। चलिए, आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल को करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। करिए, वीडियो को पॉज कर लिया। चलिए, अब हम साथ में करेंगे और आप मैच करेंगे। अगर हम प्रोसेस ए से बी की बात करें, पहला क्या है, ए से बी, तो ए से बी की अगर बात करें तो सवाल ने हमें दे के रखा कि ये आइसोथर्मल है। आपको हमने पहले बताया था, अगर कभी भी कर्व आ जाए तो आप ये मत समझिएगा कि वो आइसोथर्मल है या वो एडियाबेटिक है। भाई वो दिया रहेगा, आप नहीं बता पाओगे कि वो कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, सवाल में दिया हुआ है। तो अगर आइसोथर्मल है तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और आपको याद होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी क्या होगा, जीरो होगा। यानी डेल्टा यू क्या होगा, वो भी जीरो होगा। यानी यहाँ पे डेल्टा यू की जगह पे आप क्या फिल करेंगे, जीरो। अब ध्यान से देखिए, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है। अगर आप ए से बी वाले पे ही ध्यान दो तो आप देख रहे हो कि ए से बी जाने पे गैस एक्सपैंड कर रही है। क्लियर? क्या कर रही है, गैस एक्सपेंड कर रही है। और जब भी गैस का एक्सपेंशन होता है तो W क्या होता है अपना, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब नॉर्मली आप यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हो। फ्रॉम फ्लॉथ आप ये लिख सकते हो कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो है, ये पॉजिटिव है, तो डेल्टा क्यू भी क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि आपका डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर क्लियर क्लियर, आपको ये बात समझ आई? अब हम बात करते हैं बी से सी के बारे में। क्या आपका ये मैच कर गया, बताइए हाँ या ना, मैच्ड। बी से सी की अगर बात करें तो ये कौन सा प्रोसेस है? तो बी से सी में आप मुझे बताओ क्या कांस्टेंट है, बोलो। अरे भले मान लो क्लास में होता तो बोलते कि नहीं बोलते, बोलते ना, तो बताओ बी से सी वाली प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? सर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आप खुद बोल रहे हो कि सर यहाँ पे वॉल्यूम अपना कांस्टेंट है, तो आप मुझे बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट यानी ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। याद करिए, क्या आपको आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ाया गया है? जी सर। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या था, वर्क डन जीरो था, यानी यहाँ पे वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर? आपको वर्क डन क्या हो गया, जीरो। अब ध्यान से देखिए, गैस एक्सपेंड कर रही है कि कंप्रेस कर रही है? सर गैस का वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। अब डेल्टा क्यू और डेल्टा यू के साइन के बारे में बात करते हैं। देखो, डेल्टा यू टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वो पॉजिटिव होगा, डेल्टा यू घटा तो वो निगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपको पता होगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप मुझे बताओ, इस प्रोसेस में, बी से सी वाली प्रोसेस में, क्या प्रेशर डिक्रीज कर रहा है? तो क्या टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा? और जब टेम्परेचर घटता है तो डेल्टा टी क्या होता है, निगेटिव। भाई यहाँ पे टेम्परेचर कुछ होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ होगा, पर यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, तो जो आपका चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो निगेटिव आएगा। जिस वजह से आप बोलोगे सर डेल्टा टी आपका निगेटिव है और इस वजह से आपका डेल्टा यू भी क्या होगा, निगेटिव होगा। आप क्या रिपोर्ट करोगे, निगेटिव। अब अगेन आप वही फॉर्मूला लगा सकते हो कि भैया फ्रॉम फ्लॉथ यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप बोलोगे डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू।
तो आप खुद देख रहे हो कि W0 है तो डेल्टा क्यू आपका डेल्टा यू के बराबर होगा, और इस केस में आपका डेल्टा यू नेगेटिव तो आपका डेल्टा क्यू भी नेगेटिव होगा। क्लियर? मैच किया इतना? बताइए, इतना मैच हुआ? अब हम बात करते हैं सी से डी वाली प्रोसेस का। सी से डी वाली कौन सी प्रोसेस है, इसका क्या नाम है? तो सी से डी वाली जो प्रोसेस है इसका नाम है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। सर ये आपको कैसे पता? अरे मुझे दिख रहा है कि सी से डी जा रहा हूं तो जो आपका प्रेशर है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, लेकिन आप खुद देख रहे हो कि वॉल्यूम आपका जो है वो डिक्रीज कर रहा है। देखो पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, अब वॉल्यूम कम है, यानी आप बोल सकते हो कि ये कंप्रेशन का केस है। और जब कभी भी कंप्रेशन होता है तो आपका वर्क डन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपका वर्क डन क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब डेल्टा यू की बात की जाए, अब डेल्टा यू में आप ध्यान से देखो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सर आप ये कैसे समझ जा रहे हो? अरे बेटा पीवी बराबर एनआरटी होता है कि नहीं होता? वहीं से देखो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो पी प्रोपोर्शनल टू टी होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट तो पी प्रोपोर्शनल टू टी और प्रेशर कांस्टेंट तो वी प्रोपोर्शनल टू टी। उसी बेस पे हम बोल रहे हैं। नहीं तो आपको लॉ से पढ़ाए थे, है ना, याद है? वो दो तरीके हैं, देखो दोनों ही पुराने टाइम एक दूसरे को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। तो आप कुछ भी बोल सकते हो। अब आप खुद देखो, इस प्रोसेस में आपको वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। सिंस वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर रहा है तो आपका टेम्परेचर भी तो डिक्रीज करेगा, और जब भी आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो डेल्टा यू भी तो डिक्रीज करेगा, और डेल्टा यू यू डिक्रीज करेगा, और इस वजह से डेल्टा यू आपका निगेटिव आएगा। तो डेल्टा यू क्या हो गया? निगेटिव। अब ये निगेटिव आप फ्लॉथ से क्या लिख सकते हो? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये भी निगेटिव, तो ओवरऑल वाली चीज भी निगेटिव। क्लियर? क्या आपका सी से डी भी मैच हो गया? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप सीखो कि आपने गलती कहाँ की, और अगर आपने नहीं किया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। सवाल आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए सवालों की। अगर नहीं करेंगे तो आपकी गलती है, पूरी की पूरी आपकी गलती है। ठीक, चलिए एक प्रोसेस बच रही है डी से ए। अब देखो यहीं से हम आगे एक चीज़ आपको सिखा देंगे, एफिशिएंसी वर्ड। डी से ए क्या है? डी से ए वाली जो प्रोसेस है अगेन आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक। अगर आपका डी से ए आइसोकोरिक है तो वर्क डन इसमें 0 होगा, और इसमें आपकी गैस एक्सपेंड तो नहीं कर रही है। आप बोल सकते हो प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रही है। प्रेशर है, ये प्रेशर आपका क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, जिस वजह से आपका टेम्परेचर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आईएनसी मतलब इंक्रीज करेगा। और आप खुद जानते हो जब आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो प्रेशर डायरेक्टली किसके होता है? टेम्परेचर के। तो हम उसी बेस पे बोल पा रहे हैं। और अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आप ये बोल सकते हो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, और इस बेसिस पे आपका डेल्टा यू जो है वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो W0 ये पॉजिटिव, तो ये भी आपका पॉजिटिव। ठीक, क्लियर? यहां तक की चीजें क्लियर है? बताइए, क्या यहां तक की चीजें आपको समझ आई? अगर आपको चीजें समझ आ चुकी हैं तो देन वेल एंड गुड। अब यहां पे हम कुछ चीजों की और बात करें। अगर मैं आपसे पूछूं, बताऊं? हाँ, थोड़ा पीछे वाली चीजों आपसे पूछ सकता हूं क्या, कि बताओ साइक्लिक प्रोसेस है तो इसमें वर्क डन टोटल क्या होगा? तो टोटल वर्क डन आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जोड़ेंगे, तो आप देखो टोटल वर्क डन आपका सिर्फ यही आएगा, एरिया इंक्लूज्ड। क्लियर? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो आप क्या बोलते हैं कि भाई वर्क डन इन साइकिल क्या होता है आपका? एरिया इनक्लोज्ड। कि भाई एरिया अगर क्लोज कर दो भाई आपका हो जाएगा, हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपसे कोई पूछे
कि इस पूरे प्रोसेस में चेंज इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ, यू ऑफ साइकिल क्या हुआ, तो भाई वो तो जीरो है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो है, क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से चले वहीं चले आए। और ये आपका कौन सा फंक्शन है? जब भाई जहां चले वहीं चले आए तो डेल्टा यू में जीरो हो जाएगा। और आप बात कर सकते हो फ्रॉम फ्लॉथ यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप बोल सकते हो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर हम साइकिल की बात करें तो डेल्टा क्यू ऑफ साइकिल बराबर डेल्टा यू ऑफ साइकिल प्लस डब्ल्यू ऑफ साइकिल, और ये तो जीरो है। तो आप बोलते हैं अगर टोटल जो क्यू ऑफ साइकिल है, हीट जो हो रहा है चेंज, वो वर्क डन के बराबर है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलिए, क्या आपको समझ आई मेरी बात कि भाई साइक्लिक प्रोसेस में आपका ये वर्क डन है। अब आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो वर्क डन है कितना, थोड़ा सा अगर मैं आपसे और बातचीत करूं तो बी से सी में कोई वर्क डन नहीं हुआ। अगर मैं आपसे एक साइकिल में बात करूं, यहाँ पे देखो एक और अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्क डन साइकिल में क्या लिख सकते हो, ए से बी तक जाने में जो वर्क डन हुआ प्लस बी से सी तक जाने में जो वर्क डन हुआ प्लस सी से डी तक जाने में जो वर्क डन हुआ प्लस डी से ए तक जाने में जो वर्क डन हुआ। हम इन सबको जोड़ेंगे और अपना आंसर लिख देंगे। क्लियर बात? अब मुझे बताइए ए से बी तक जाने में क्या वर्क डन हुआ होगा? हाँ हुआ होगा सर। अब ए से बी वाली कौन सी प्रोसेस थी? सर आइसोथर्मल थी। क्या आपको आइसोथर्मल का वर्क डन लिखना आता है? हाँ सर आता है। तो जल्दी से फॉर्मूला बताइए, क्या था? 2.303 nRT log V2 बाई V1। क्लियर? क्या यही था? बोलिए, क्या आपका यही था? 2.303 nRT log V2 बाई V1। मैं क्या करता था ना, मैं जब अपने टाइम पे पढ़ता था तो मैं nRT भूल जाता था। आप लोग मत भूलिएगा, 2.303 log V2 बाई V1 याद कर लेता था। तो मेरे से गलतियां होती थी, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ। बी से सी में वर्क डन जीरो। सर क्यों? क्योंकि आइसो कोरिक प्रोसेस है, उसमें वर्क डन होता नहीं है। सी से डी में होगा। कौन सा प्रोसेस है आपका? आइसोबारिक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे निगेटिव ही करना पड़ेगा। सर निगेटिव क्यों? कंप्रेशन का केस है ना, कंप्रेशन का। सर क्या करेंगे? अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं ना, मानते ये है कि यहाँ पे इस वाले के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है वो P1 है, नहीं P2 है। ये P2 है, प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रही, ये P1 था, यहाँ पे V1 था और यहाँ पे V2 था। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? याद आ रहा है? V2 इंटू V2 माइनस V1। ठीक? क्लियर? बोलिए, ये आपका वर्क डन है, तो आप निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते? भाई किस टेम्परेचर पे ये आपको दिया वो तो आपको पता होता। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल, क्योंकि अब हम आगे कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे या सवाल जब पढ़ेंगे तो वहां पे काम आएगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, इसी में सिखा देता हूँ। ठीक है, अब सवाल मिल जाएंगे तो कर लीजिएगा। एफिशिएंसी आपके पास नोटेड है, चलो। अब एफिशिएंसी ऑफ साइकिल की अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा वरना आप गलती करते हो। एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, ये क्या होता है? ये हेडिंग है, मुझे यहां पे जरूरत थी पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिया तो मिटा ही दिया। एफिशिएंसी ऑफ साइकिल होती क्या है? एफिशिएंसी ऑफ साइकिल आपकी बराबर होती है वर्क डन इन साइकिल। ध्यान दीजिएगा, क्या होती है? वर्क डन इन साइकिल अपॉन, अगला क्या हो सकता है? हीट सप्लाइड। क्या लिख सकते हो? हीट सप्लाइड अपॉन में हीट सप्लाइड। ठीक, अब ध्यान देखो, यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हो? गलती ध्यान सुनो, आप बोलोगे सर एफिशिएंसी इन साइकिल में वर्क डन इन साइकिल ये और हीट सप्लाइड ये दोनों बराबर हैं तो एफिशिएंसी 1 आएगी। सर एफिशिएंसी 1 है, क्या आपके दिमाग में भी यही आ रहा है? अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आपने चीजों को थोड़ा सा ढंग से समझा। शुरुआत में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में भी यही चीज आई थी कि सर एफिशिएंसी 1 कर दिया जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारे दिमाग में नहीं आई थी, हमारे बच्चों के दिमाग में आ रही थी। हम अपना एग्जांपल ले रहे थे, तो बच्चे हमारे जब क्लास में पढ़ाते हैं तो ये बच्चा बोलते हैं सर एफिशिएंसी तो 1 आएगी। अब सुनो, जो उनकी गलती होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ मत बोलना। आपके दिमाग में भी आया हुआ था कि सर ये इसके बराबर, ये 1,
गलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिख रहे हैं हीट सप्लाइड और ये टोटल हीट है। अब ध्यान सुनो, अब जो ये प्रोसेस हो रही है, ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डी से ए, भाई कहीं आपको हीट मिली होगी, कहीं आपने हीट दी होगी। बात समझ आ रही है? क्या हर जगह पे डेल्टा क्यू का साइन सेम था? जरा बोलना, डेल्टा क्यू का साइन हर जगह सेम था? अरे भाई कहीं पॉजिटिव था, कहीं निगेटिव था, है ना, कहीं पॉजिटिव था, कहीं नेगेटिव था। अब आप मुझे बताना कि पॉजिटिव अगर आ रहा है डेल्टा क्यू का साइन तो इसका मतलब क्या है? अगर डेल्टा क्यू का साइन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है? आपने हीट दिया, यानी आपने हीट सप्लाई किया। तो वहां पे आप क्या लिखोगे? अब मुझे बताना कौन कौन से प्रोसेस में आपने हीट सप्लाई किया। तो पहला प्रोसेस ए से बी वाला है कि आपने हीट का सप्लाई किया, क्योंकि भाई गैस आइसोथर्मल है ना। ए से बी वाली जो है वहां पे आपका डेल्टा क्यू क्या आता? पॉजिटिव आता। तो यहां पे आप हीट सप्लाई करते, वर्क डन का लिखते, साइकिल का लिखते, अपॉन में हीट सप्लाई डेल्टा क्यू ए बी प्लस, और कौन से में आपने दिया था? देखो बी से सी में हमें मिला था, है ना, बी से सी में आपने हीट मिली थी, नेगेटिव आया था, और सी से डी में भी आपका नेगेटिव ही आया था, आपका डी से ए अगेन पॉजिटिव था। क्या याद आ रहा है कि डी से ए में कैसे हुआ था? अभी आपने लिखा, मैंने मिटा दिया इसलिए मैं अफसोस कर रहा था मिटाने के बाद कि उफ गलती हो गई, मिटाना नहीं था। तो यहां पे आप क्या लिखते हैं? डी से ए, ये आपका क्या होता? एफिशिएंसी होती। क्लियर? ए बी और डी ए। यहां पे वर्क डन आप साइकिल का ही लिखते, ये आपका एरिया निकाल के वही होता। पर हीट में आप ध्यान से समझते कि भाई हीट में हमको टोटल हीट नहीं लिखनी होती है, हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो। भाई ये जो आपकी क्यू साइकिल है, यहाँ पे देखो ए से बी में आपने हीट इसको दी, सप्लाई की, बी से ए में इसने हीट रिलीज की, बी से सी में, सी से डी में फिर से इसने हीट रिलीज की, और ए से डी में आपने फिर से हीट दी। समझ आ रही है बात? समझे कि नहीं समझे? बोलो। हाँ समझ गया ना, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, तुम अगर दिमाग लगाओ तो समझ जाओगे कि भाई ए से बी में आपने टेम्परेचर कांस्टेंट करके रखा हुआ है, फिर भी गैस एक्सपेंड कर रही है, तो पॉसिबल कैसे, ये चीज पॉसिबल कैसे है बताओ? गैस, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे ध्यान से तो आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। भाई ये बताओ, ए से बी तक आप जा रहे हो, एक प्रोसेस ए है, एक प्रोसेस बी है, ए से बी तक जा रहे हो, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट करके रखा है, यानी आपकी गैस ना तो ठंडी हो रही ना तो गर्म हो रही है। समझ आ रही बात? और आपकी गैस फैल रही है। ये चीज कब पॉसिबल है? एक्सपेंड कर रही, कब पॉसिबल है? जब गैस को हीट मिले तभी तो पॉसिबल होगा भाई। जब भाई डेल्टा यू तो जीरो होगा, नॉर्मली आप सब चीजें सीख चुके हो। तो ये सवाल आपके लिए था, ये आप बढ़िया से नोट करिए कि आपको चीज़ें समझ आई कि नहीं आई, है ना। फिर हम आगे अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम अगला सवाल लिख के आएंगे। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए कुछ आसान सवालों से शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको इसे ट्राई करना है। क्या क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है? बोला जा रहा है इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 400 जूल while doing 250 जूल वर्क, what net heat is it taken by the system in process? ठीक है, मेरे हिसाब से मेरी तरफ से दिख रहा है भाई। तो ए आपका 150 जूल है, बी आपका 250, सी -150, डी -250। आपको सवाल को करना है, आसान सवाल है, पढ़ना है, समझना है और करना है, और आंसर कमेंट भी करना है कि इसका आंसर क्या होगा। गलत हो चाहे सही हो, पर एक बार सवाल करने के बाद ए बी या सी डी आपको कमेंट करना है। जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे आपको उन मेरे करने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है। मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि आप जब करोगे तो आपको समझ आएगा, आप अपनी अप्रोच समझोगे, फिर आप हमारी अप्रोच समझोगे, है ना, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी अप्रोच क्यों गलत है। चलिए अब हम सवाल करते हैं। भाई पहला आपको बोला जा रहा है कि इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है भाई 400 जूल, यानी आपकी इंटरनल एनर्जी घट रही है, और कितने से घट रही है? 400 जूल से। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका हो जाएगा -400 जूल वाइल डूइंग 250 जूल वर्क, यानी वो काम कर रही है ना, क्या कर रही है? काम कर रही है। कितना? 250 जूल। अब जब काम कर रही है तो आप क्या लिखोगे? W बराबर 250 जूल। सर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? भाई वो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो वो काम ही तो, देखो यहाँ पे लिखा है वाइल डूइंग 250 जूल वर्क, अब वो काम कर रही है
तो 250 जूल ही वर्क करेगी ना डिक्रीज करने के बाद। अब बोल रहा है व्हाट नेट हीट इज टेकन बाय द सिस्टम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव ना होता तो आप सही करते, ऑब्जेक्टिव होने की वजह से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। व्हाट नेट हीट इज टेकन बाय सिस्टम। अब देखो आसान सा सवाल है, फ्रॉम फ्लॉथ यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपसे डेल्टा क्यू पूछा है तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना -400 प्लस ये 200 मतलब 250, और जब सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस में 150 जूल। अब आप में से काफ़ी लोगों ने -150 भी टिक किया होगा, ठीक, सही बात भी है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब था बाय सिस्टम, मतलब -150 है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब था कि कहीं पॉजिटिव भी आ सकता था। इसका मतलब ये था भाई कि इसने बोला कि नेट हीट टेकन बाय सिस्टम, हीट सिस्टम में कितना लिया, तो भाई -150 मतलब सिस्टम ने हीट लिया ही नहीं, सिस्टम ने हीट रिलीज किया, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे आपका हीट कुछ और लिखा हो, जैसे मान लो फाइंड व्हाट नेट हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, मान लो अगर मैं यहीं पे रिलीज्ड लिखता व्हाट नेट हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम, तो आपका आंसर ए हो जाता। तब ये नहीं मैटर करता क्योंकि आप ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट इज रिलीज्ड, और आपसे सवाल में पूछ रहा है कि बताओ भाई कितनी हीट रिलीज हुई, पॉजिटिव निगेटिव ये नहीं बताता कि मतलब यार क्या डायरेक्शन थोड़ी ना बता रहा है यार, क्या दिमाग लगाओगे, ये सिर्फ एक सिग्निफिकेंस कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है कि निगेटिव आया तो हीट रिलीज होगी और पॉजिटिव आया तो हीट लेगा। अगर यहाँ पे सवाल होता हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम तो आपको 150 आता, और यहाँ पे सवाल में पूछा नहीं है तो मतलब आप इसे टेकन ही लिखो और टेकन के हिसाब से आप अपना आंसर रिपोर्ट करो, और जो कि आपका क्या होगा सी वाला होगा। इज दैट क्लियर। ऐसे ही एक सवाल की और बात करते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप सवाल नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आपके चलिए आपके सामने अगला सवाल है और आपको इस सवाल को ट्राई करना है। बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ डायटोमिक गैस विद गामा, ये गामा है आपका, है ना, गामा मतलब एडियाबेटिक कांस्टेंट जो आपका CP/Cv होता है, इज चेंज्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम 16 लीटर टू 12 लीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल टेम्परेचर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास एक कोई डाई एटॉमिक गैस थी, है ना, उसका पहले वॉल्यूम कुछ रहा होगा। अब ध्यान सुनो, एडियाबेटिक प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने आपको बताया था ऐसे डायग्राम बना के कि भाई ऐसा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में P1 रहता है, V1 रहता है और T1 रहता है, और यहाँ पे आपका बदल जाता है P2, V2 और T2 होता है। यहाँ से यहाँ जाने में आप कोई भी हीट रिलीज नहीं करते, डेल्टा क्यू क्या होता है 0 होता है। अब आपसे बोल रहे हैं कि आपको रेशियो बताना है, ठीक है कर लेंगे। आपको ये भी दिया हुआ है कि पहले जो आपका वॉल्यूम था V1 वो आपका 16 है और बाद का जो वॉल्यूम है वो 12 है। बहुत आसान सवाल है। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको याद होगा, इन एडियाबेटिक प्रोसेस हमने आपको क्या सिखाया था, क्या बताया था कि PV की पावर गामा आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपको क्या अप्लाई करना है, PV की पावर गामा आपका क्या होता है, कांस्टेंट, ये अप्लाई कर दो। सर ये कैसे अप्लाई करेंगे, अरे ऐसे लिखना भाई, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। दिमाग मत लगाना सर गामा इधर पावर में कैंसिल कर दे, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा दिमाग मत लगाइएगा, घर पे रख के ये बोला दिमाग, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इनिशियल और फाइनल और इनिशियल का जो भी आपसे रेशियो पूछा है, तो यहाँ पे देखो आपको P1/P2 आपको मिल रहा है V2/V1 की पावर गामा, ठीक। V2 क्या है आपका, V2 ये रहा और V1 ये रहा, और ये आपका 1.5 यानी 3/2 है, गामा आपका 3/2 है, तो हो जाएगा P1/P2 रेशियो पूछा है इनिशियल और फाइनल का, तो V2/V1, V2 कितना है 12 है, अपॉन में ये 16 था, गामा मतलब 3/2, तो P1/P2 आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 4 3 = 12, 4 4 = 16, तो 3/4 की पावर 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है बात। अब ऐसे आपसे बोल रहा है टेम्परेचर का रेशियो, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में कोई रिलेशन आपको बताए थे, अगर नहीं बता रहे थे, आपको बताए थे यार, वैसे मुझे पूरा याद है मैंने बताया था, क्या था, TV की पावर गामा -1 था कि T की पावर गामा -1 × V था, अब वो याद करो आप,
तो यहाँ पे आपको अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन याद हो तो आप तुरंत कर ले जाओगे। क्या था, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ पे T1/T2 इज इक्वल टू हो जाएगा V2/V1 की पावर गामा माइनस 1। और T1/T2 अगर आप सॉल्व करते हैं तो अगेन आपको मिलेगा 4 3 12 नहीं वॉल्यूम हाँ, और बाई 4, और यहाँ पे मिलेगा 3/2 माइनस 1 आधा 1/2 हो जाएगा ना। हाँ, तो T1/T2 जो आपका रेशियो निकल के आ रहा है वो है 3/4 की पावर 1/2 यानी रूट में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे रेशियो पूछा था, आपने रेशियो बता दिया। क्लियर है बात? क्या आपको मेरी बात समझ आई? कर ले जाएंगे ऐसे सवाल। तो ये शुरुआत में हमने आसान सवाल रखे हैं, धीरे धीरे अपन लेवल अप करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके। चलिए, आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, करना वही काम है, वीडियो को पॉज और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सवाल समझ आ रहा है? पेन चलाइए। A sample of 2 kg of helium is taken through the process ABC and another sample of 2 kg of same gas is taken through the process ADC as shown. सवाल में क्या पूछा है? How much heat is absorbed in a process ABC and ADC, है ना। तो सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपको करना है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे करना है। पहली बात तो ये, अगर आपको लग रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस है तो एकदम से निहायती गधे इंसान हो तो, है ना। मेरे अगर पिछले लेक्चर देखा तो ऐसी गलती कर रहे हो तो बता रहा हूँ, और अगर तो भी नहीं देखा तो भी दिमाग लगा भाई, एरो ऐसे बना है, यहाँ पे एरो उल्टा थोड़ी ना है, यहाँ पे देखो ऐसे गए फिर यहाँ पे ऐसे, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। बहुत मार खाते क्लास में होते तो, अगर सोच लिए होते कि सिर्फ साइक्लिक है। साइक्लिक नहीं है, पहली बात तो मारता वारता नहीं हूँ। ए सैंपल ऑफ 2 kg ऑफ हीलियम इज टेकन थ्रू द प्रोसेस ABC। हाँ, बोला जा रहा है कि ABC से एक सैंपल लेके जा रहे हो आप, और एक सैंपल वही उसी गैस का 2 kg का ही है, आप उसे इस प्रोसेस से लेके जा रहे हो, तो आपको हीट बताना है कि एब्जॉर्ब कितनी हुई है। ठीक है, करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। अब आपको हीट निकालना है डेल्टा Q, और किसमें, ABC में, और आपको डेल्टा Q बताना है। तो आप पहले निकालो डेल्टा UABC प्लस WABC, बस सिंपल शॉर्टकट। और अगर आपको निकालना है डेल्टा QADC इज इक्वल टू डेल्टा UADC प्लस WADC, सिंपल। अभी भी अगर आप नहीं किए थे, आपको हिंट चाहिए था, हमने हिंट दे दिया। अब आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। अच्छे बच्चे की पहचान ये होती है कि सर का कहना मानता है, तो हम जो कह रहे हैं आप उसको करिए, वीडियो को पॉज करके सवाल ट्राई करिए। चलिए अब मैं करता हूँ। करना कुछ नहीं, आपको डेल्टा UABC निकालना। अच्छा, पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि डेल्टा UABC बराबर होगा डेल्टा UADC के, हाँ कि ना? पहली बात, आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ? ये बताओ सही है कि गलत है। पहला चीज़ जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सही है कि गलत है? सर आप लिखे हैं तो सही भी हो सकता है। अरे तुमसे पूछ रहे हैं, हमने लिखा है कि नहीं लिखा उससे मतलब नहीं है। सर ने इतना बढ़िया सा डब्बा बनाया, आगे डेल्टा U माना, इसका मतलब सही होगा। ये लॉजिक नहीं चाहिए तो भाई ये सही है। अब इसी बात है, तुम्हारा लॉजिक भी सही था। इतना बढ़िया सा डब्बा क्यों बनाते हैं, मेहनत क्यों करते हैं जब मिटाना ही था? भाई मेरा कोई भरोसा नहीं, हम कुछ भी कर सकते थे इस टाइम पे, समझे? जैसे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है वैसे हमारा भी नहीं है। अब इधर देखो पहले, क्यों है ये बताओ, क्यों है? हाँ क्यों है, इसका मतलब ये है कि आपका जो U था, U यानी इंटरनल एनर्जी, वो कौन सा फंक्शन था? स्टेट फंक्शन था। वो A से C तक, भाई देखो ADC इनिशियल A फाइनल C, ABC इनिशियल A फाइनल C, तो जो आपका इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगा वही इस वाली प्रोसेस में रहेगा। तो किसी एक में निकाल लो, कर लो, सॉरी उसके लिए जो खास दी। सर कैसे निकालेंगे? अरे भैया आपको बताए थे डेल्टा U का फॉर्मूला, ढेर सारा बताए थे, याद आ रहा है? NFR/2 लिख दे, है ना, NCV डेल्टा लिख दे, तो क्या हो जाएगा? NFR डेल्टा T। सर हमें ना तो N पता है, ना तो F पता है, ना तो R। सर R पता है 8.314, सर डेल्टा T भी नहीं पता है। तो भाई देखो आइडियल गैस है ना,
आप डेल्टा टी निकाल नहीं सकते। मुझे बताओ, क्या आपको ए पॉइंट का टेम्परेचर लिखना नहीं सिखाए हैं? क्या लिखे ये बताओ, सुनो सुनो, इधर देखो, इधर 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 देखो। डेल्टा यू बराबर क्या होता है? एन एफ आर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो टी सी माइनस टी ए। अब मुझे बताओ, क्या आपको सी का टेम्परेचर नहीं लिखना सिखाए हैं? सिखाया है ना। कैसे लिखते? डेल्टा यू बराबर एन एफ आर, और आपको पता है कि ये पी वी बराबर एन आर टी हर जगह होल्ड करता, तो ए का टेम्परेचर कैसे लिखते? ए का टेम्परेचर लिखते पी वी बाई एन आर। अब ए का टेम्परेचर मतलब पी ए वी ए बाई एन आर, और टी सी का टेम्परेचर क्या लिखते? टी सी बराबर पी सी वी सी बाई एन आर। क्लियर? दैट्स इट। यहाँ भी क्या लिखते? पी सी वी सी बाई एन आर माइनस पी ए वी ए बाई एन आर। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको सब नहीं पता चल गया है? बताओ। तो डेल्टा यू बराबर आपको मिलता है एन एफ आर बाई एन आर पी सी, यानी प्रेशर एट सी कितना है? 10 इंटू 10 की पावर 4। ध्यान से देखो, इसको रीड करना सीखो। ये क्या लिखा है? 10 इंटू 10 की पावर 4। तो सी का प्रेशर है 10 इंटू 10 की पावर 4। वॉल्यूम सी पर कितना है? 20 माइनस प्रेशर एट ए 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू वॉल्यूम कितना है? 10 है। अब देखो, यूनिट देखने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये मीटर क्यूब में, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो कोई चेंज नहीं करना है। ये भी एसआई में, ये भी एसआई में। अब आराम से कर लेते हैं। देखो 10 की पावर 4 कॉमन है। सर 10 भी तो कॉमन है, ठीक है कर ले भाई। 10 की पावर 4 इंटू 10 कॉमन कर लो बाहर। एन आर से ये कैंसिल आउट हुआ, तो डेल्टा यू बराबर एफ। अरे भाई हीलियम है तुम्हारी, है ना, हीलियम है, तो वो तो आप बता ही सकते थे। अच्छा ये कैसे गलती हो गया ना, कुछ कुछ तो गलती हुआ है। एफ अपना फिर से आर के टर्म्स में आ जाएगा, हीलियम है तो। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आर के टर्म्स में आएगा? जल्दी से बताइए, हीलियम का क्या होता है? हीलियम की मोनोएटॉमिक गैस है, तो सीपी बाई सीपी करते कि नहीं करते? 3/5 आ जाता, सॉरी 5/3, तो यहाँ पे हो जाता 5/3, यही तो होता। अरे हीलियम तुम्हारा मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक मतलब सीपी बाई सीवी, तो उसका सीवी कितना होता? उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता? 3। अरे गलती हो गया रे, ये 3 है भाई मोनोएटॉमिक। गलती से हम कहीं और सोच रहे थे, हम गामा सोच रहे थे, इसको गलती हो गया, माफ करिए। हाँ भाई, मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू कितना कॉमन किया था? 10 इंटू 10 की पावर 4। अंदर कितना बचा? 20 माइनस 5, ये हो जाता 15। तो डेल्टा यू इस केस में आपको कितना आता? 20 में से 5 गया, कितना बचेगा? 15। तो 15 3 45, यानी हो रहा है 450 इंटू 10 की पावर 4 जूल। कहीं पे कोई गलती तो नहीं किए हुए हैं? बताइए, सही है सब कुछ? क्लियर है? चलिए आप इसको नोट करिए, कहीं पे कोई गलती नहीं है, एक बार चेक कर लूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे भटक गया था, तो मैं एक बार चेक कर लूँ। एन 450 इंटू 10 की पावर 4 वही तो आएगा, पी सी वी सी अपॉन एन आर, पी ए वी ए अपॉन एन आर। आई थिंक आई एम राइट, ठीक है, सही है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक गलती हो गई मेरे से, अभी याद आया, यहाँ पे बाई 2 होता है ना, बोलिए। हाँ अरे मुझे पता है भाई, गलती हो गई है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर देखा NFR/2, ये भी बाई 2 है, ये पूरे का बाई 2 है, यहाँ भी बाई 2 है, यहाँ भी बाई 2 है। आंसर में बाई 2 करेंगे तो 225 हो जाएगा। माफ़ करिए मेरे से यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है, कोई उतना चल जाता है यार, माफ़ नहीं करोगे? हैं हमारी गलती माफ़ नहीं करोगे? कर दोगे ना? चलो 225 लिखो। हमको लग रहा था कहीं गलती है, क्योंकि हमारे पास आंसर था, तो आंसर में 225 आ रहा था, तो हमको समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हम NFR/2 दिमाग में सोच रहे थे, पर ये नहीं सोच रहे थे कि लिखे नहीं है, तो वो गलती हो गई थी। ठीक है, डेल्टा यू अपने कितना आ रहा है? 225। ठीक, चलिए हमने डेल्टा यू निकाल लिया, इसको कहीं पे लिख लेते हैं। 225 इंटू 10 की पावर 4 जूल। हम एक काम करते हैं, लिख लेते हैं। अरे ठीक है, हो गई गलती यार, वहीं पे अटके रहोगे तुम, वापस आओ, तुमसे नहीं होती क्या? अरे इंसान है भाई, गलती हो जाती है। डेल्टा यू बराबर आपका हो गया 225 इंटू 10 की पावर 4 जूल। अच्छा लो, अब WABC बताओ। तो वर्क डन A से B से C जाने में कितना होगा?
तो ऑब्वियस ही बात है, दो रास्ते हैं, तो WABC आप कैसे लिखते हैं कि वर्क डन इन AB प्लस वर्क डन इन BC। तो A से B गए तो भाई कोई वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा BC वाला वर्क डन। अब ये कितना होता, तो आप क्या लिखते हैं, प्रेशर P इंटू V2 माइनस V1, ये तो पढ़ते हैं, तो P कितना है 10, क्या लिखते हैं प्रेशर एट, जो भी लिखते हैं सीधे मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ का प्रेशर लिखते हैं 10 इंटू 10 की पावर 4 इंटू V2 माइनस V1 यानी 20 माइनस 10, तो कितना वर्क डन करते हैं, तो हो जाता 100 इंटू 10 की पावर 4 जूल। अब डेल्टा Q निकाल दो भाई ABC में, तो कितना होता है डेल्टा U प्लस WABC। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 325 इंटू 10 की पावर 4 जूल। बोलो हाँ कि ना, अरे बोलिए, समझे कि नहीं समझे। अब इसी तरीके से आप क्या ये वाला वर्क डन नहीं निकाल सकते, निकाल देंगे ना, डेल्टा QADC वो आपका बराबर रहेगा डेल्टा U, तो वही रहेगा सेम ही, कितना हो जाएगा 225 इंटू 10 की पावर 4 प्लस वर्क डन इन ADC। अब ध्यान से देखो, वर्क डन इन ADC अगर आप निकालोगे, थोड़ा सा W को बड़ा लिखते हुए, वर्क डन इन ADC अगर निकालोगे तो WAD प्लस WDC। अब DC अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको AD का ही वर्क डन लिखना है, तो क्या होता है P इंटू डेल्टा V, तो प्रेशर कितना है 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू डेल्टा V यानी 10, तो आपका कितना होता है 5 इंटू 10 की पावर, रुको 4 इंटू 10, आपको कितना आ रहा है 50 इंटू 10 की पावर 4 जूल। और आप अगर सॉल्व करते डेल्टा QADC दोनों जोड़ लेते, 225 इंटू 10 के पावर 4 प्लस 50 इंटू 10 की पावर 4, सॉल्व करते हो जाता 275 इंटू 10 की पावर 4 जूल। ठीक, क्लियर है भाई, समझ आया कि यहाँ का 275 हो जाएगा, वहाँ का आपका 325 हो जाएगा। दोनों का हीट जो आपका आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, आउच, दोनों का हीट सेम नहीं आ रहा है। अब आप मुझे बताओ किस में हीट ज़्यादा लगी, तो भाई A से B से C जाओगे तो हीट ज़्यादा लगेगी और ADC प्रोसेस में हीट कम लगेगी। क्लियर है बात, समझ आई? चलो बहुत बढ़िया है, अगर आपको बात समझ आ गई है। क्यों? क्योंकि आपको अगर आप एक लॉजिक लगाओ ना तो भी आपको आंसर पता चल जाता। ऑप्शनल के केस में आता, बताओ एक गैस को A से B से C लेके गए, एक गैस को A से D से C लेके गए, तो बताओ किस में हीट ज़्यादा लगती। इतना सब कुछ डेटा ना दिया होता, सिर्फ यहाँ से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। देखो आप लिखिएगा इस कंक्लूजन को, अभी दिमाग में बहुत बढ़िया कंक्लूजन है, आप इसे लिख लीजिएगा। मान लो इतना डेटा ना देके हमसे कुछ आपसे एक सवाल पूछ लेता कि भाई एक प्रोसेस है, ABC से गैस लेके गए, ADC से लेके गए, बताओ किस प्रोसेस में हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई। तो दिमाग लगाना। देखो A से B आपका कौन सा प्रोसेस है, A से B कौन सा प्रोसेस है, A से B कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। D से C आइसोकोरिक। तो दोनों में यहां से यहां लेके जाओगे, गैस को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, गैस को यहां से यहां तक लेके जाने में आपको वर्क डन कराना पड़ेगा और वही हीट के रूप में रहेगा। आपको पता है कि चाहे यहां से यहां लेके जाओ, यू तो सेम रहेगा। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन भाई इस गैस में आपको काम कब ज्यादा कराना पड़ेगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा और आपको वॉल्यूम में डिफरेंस उतना ही रखना है, समझे। इसलिए आप देखो यहाँ पे B से C में प्रेशर ज़्यादा था, A से D में प्रेशर कम था, इसीलिए A B C में आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी और इस वाले में कम देनी पड़ेगी। दैट्स इट। तो आप एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट करने लग, कुछ छोड़े ही नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, आपको इसी का हम एक सेकेंड मेथड बता देते हैं, है ना, फिर आप उसको नोट कर लीजिएगा। सेकेंड मेथड है ना, आप अच्छे से सीखिएगा उसको। सेकेंड मेथड आपका बहुत बढ़िया है, बस एक समझ लीजिए, मान लो दिमाग में आपके वो ये वाला मेथड ना आए, वो वाला आ जाए। काफ़ी लोगों के दिमाग में शायद आ भी चुका हो, सर इस वाले मेथड से भी तो कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। हिंट क्या है कि अगर आप A से देखो, वो वाला तो आसान था, WABC अगर आप निकालना चाहो, देखो WAB प्लस W आप BC करते थे, ये तो करते। अब मुझे बताओ A से B आपको कौन सा वर्क डन है। A से B आपका आइसोकोरिक है और ये कौन सा है, ये आपका आइसोबारिक है। तो ये बताओ क्या हमने आपको आइसोकोरिक और आइसोबारिक दोनों का वर्क डन नहीं, आप सीधी हीट पूछा है ना, हम हीट सीधी चले जाते हैं। देखो डायरेक्ट मेथड क्या है, आपसे डेल्टा QABC पूछा था,
आप क्या करते हो, ये एक पाथ फंक्शन है तो डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू बी सी निकाल देते हैं। अब आपको पता है कि भाई ये आइसोकोरिक वाला है और ये आइसोबारिक वाला है, बोलिए। तो ये आइसोकोरिक का आपको हीट का फॉर्मूला नहीं पता है, बोलिए, पता है ना। और आइसोबारिक का भी नहीं पता है ना, तो आप लिख देना, आइसोकोरिक का भी लिख देना, आइसोबारिक का लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब आइसोकोरिक का वर्णन क्या, सॉरी हीट के क्या फॉर्मूला होता है, आइसोकोरिक एन सी वी डेल्टा टी, और आइसोबारिक का क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी। अब आपको पता होना चाहिए कि सी पी और सी वी में एन और ये सब चीजें। भाई डेल्टा टी मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब ए से बी में आपको चेंज इन टेम्परेचर कैसे लिखोगे, जैसे यहां से यहां तक लिखे थे, क्या हो जाता, पी वी 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 माइनस पी ए वी ए, क्या हो जाता, एन सी वी क्या होता है आपका एफ आर बाई टू। ये तो रहने दो। आपको भाई मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपका सी वी क्या होता है, 3R बाई टू, तो हो जाता है एन इंटू 3R बाई टू। अब टेम्परेचर में आप चेंज लिखते तो बी से, देखो ये ए से बी है तो हो जाता पी वी, देखो ऐसे अभी जो लिखने सिखाए, पी वी बी वी बाई एन आर प्लस सॉरी माइनस पी ए वी ए बाई एन आर। क्या आप ये करते कि नहीं करते बताइए। अरे ये भी तो आपको समझ सिखाया आपने, तो ये भी आपको समझ आना चाहिए। एन सी पी, भाई मोनोएटॉमिक गैस का सी पी कितना होता है, 5R बाई टू होता है, ठीक। और यहाँ पे टेम्परेचर कैसे लिखते हैं, तो भाई सी और बी आ रहा है तो क्या लिखते हैं, पी सी वी सी बाई एन आर माइनस पी वी वी बी बाई एन आर। अब देखो एन आर कॉमन है, कैंसिल आउट कर दो तो क्या हो जाता, ये हो जाता एन आर, देखो कैंसिल आउट करते रहे सीधे, तो आपको क्या मिलता 3/2। अब यहाँ पे देखो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है ए से बी में, जो वॉल्यूम ए का वही वॉल्यूम वी का, तो आप वॉल्यूम बाहर निकाल लो तो आपको अंदर में क्या मिल रहा है, वी ए, आप बाहर निकाल लिए। आपको पी वी माइनस पी ए करना, तो चेंज इन प्रेशर कितना है 5 10 माइनस 5, यानी आपका आ रहा है 5 इंटू 10 की पावर 4 का। शायद काफ़ी लोगों को समझ आया हो, नहीं तो आप डिटेल में जा सकते हैं। यहाँ पे भी एनआर कैंसिल करोगे तो 5/2, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो पीसी बाहर निकाल लेंगे। वॉल्यूम में चेंज कितना है, यहाँ पे 10 का है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे लिखो 3 इंटू 2, ए का वॉल्यूम कितना है 5 है, ये 5 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 5/2 इंटू पी सी कितना है, प्रेशर एट सी 10 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10। अब सॉल्व करिए, देखिए आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। देखिए ये हो जाएगा 5 5 जा 55 25 75 इंटू 10 की पावर 4/2 प्लस ये हो जाएगा 10 10 100 500/2 इंटू 10 की पावर 4, ये तो होगा। अब जोड़िए, फिर गलती किया का मैंने कहीं पे, अब जोड़िए तो हो जाएगा 575 इंटू 10 की पावर 4/2। आई थिंक फिर से कहीं गलती कर दिया यार, कहीं पे गलती किया ना, देखो कहीं पे गलती हुआ है। CV आपका हो जाता है 3R/2, ठीक है, वो आपका होता है 5R/2, ये भी ठीक है। PB VB माइनस PA VA, ये भी ठीक है। कहाँ गलती हुई है बोलिए, मैं या तो खुद फंस गया यार ऐसा करके, है ना। बताइए इसमें टेम्परेचर में चेंज, वॉल्यूम एट ए कितना है, अच्छा 1 मिनट, गलती ये होगी कि वॉल्यूम एट ए 10 है और हमने यहाँ पे लिखा है 5। हो गया मिल गया देखो ये 10, तो हम 2 से तो कैंसिल नहीं कर सकते थे, 2 1 के 2 2 5 10, देखो मिल गया इधर हाँ वापस मजे मतलब, ये कैंसिल करते तो 5 मिलता, ये भी कैंसिल करते तुमको 5 मिलता। अब लिखते 55 25 75 इंटू 10 की पावर 4 प्लस यहाँ पे 10 25 तो 250 इंटू 10 की पावर 4, जोड़ोगे तो आपको आ नहीं रहा 325 इंटू 10 की पावर 4 जोड़ो, बोलिए भाई। पहले में तो यही आपका आंसर आया था, कर दिए कि नहीं कर दिए। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए, तो फिर हम अगले सवाल की बात करते हैं। चलिए आपके सामने अगला सवाल है ग्राफ कन्वर्जन का, जो रिसेंट ईयर में पूछा गया है, जेईई मेन का 2020 का सवाल है। और आपको इसीलिए मैंने बोला था कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का जो कंसेप्ट है वो सीख के आ जाओ।
और इसीलिए मैंने इसका एक जो लेक्चर था ना उसका एक छोटा सा पोर्शन कट करके वीडियो अपलोड कर दिया था, कम से कम जाके वो तो देख लो। अगर नहीं देखा अभी भी तो जाओ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया होगा, है ना, दे दिया है, जाके देख के आओ पहले। सॉल्व करिए इसको, भाई कौन सा है सही। रिसेंट का सवाल है 2020 का, है ना भाई। देखो 4-5 साल वाले सवाल अपने लिए रिसेंट ही होते हैं, हम लोग तो 10-20 साल वाले सवाल को, है ना, 15 साल पुराने सवाल को रिसेंट बोलते हैं। पुराने मतलब 30 साल वाले हो जाए उनको बोलते पुराने हो गए। चलिए करिए, हो गया। चलिए अप्रोच क्या होती है हमने सवालों में, हम अलग अलग करके रीड करते हैं। और एक चीज़ आप और देखो तो आपको 1 से 2 वाला मैंने बोला था, जब कभी भी कर्व वाला आएगा तो आपको दिया रहेगा। कर्व आया आपको दिया है कि 1 से 2 देखो एडियाबेटिक है, 1 से 2 आपको एडियाबेटिक है, दे के रखा है। पीवी ग्राफ को हमें कन्वर्ट करना है वीटी ग्राफ में, तो चलिए करते हैं। अब मुझे जगह चाहिए होगी, चलो मैं एक एक करता हूँ। 1 से 2 वाला थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, तो हम 1 से 2 वाला छोड़ देते हैं, 2 से 3 वाले से शुरुआत करते हैं। 1 से 2 वाला हम बाद में देख लेंगे। अभी अगर हम 2 से 3 चले, देखो कर्व वाला मत देखा करो, पहली पॉइंट इसे आप लिखिएगा। अगर कर्व है थोड़ा सा छोड़ देना, स्ट्रेट लाइन वाले आप ज़्यादा से देखिएगा, आपको समझ में आएंगे। अगर 2 से 3 की बात की जाए तो 2 पे आप देखो 2 से 3 आ रहे हो, तो पहली बात तो ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, 2 से 3 वाली आइसोबारिक प्रोसेस है। आपका जो प्रेशर है वो सेम है, मतलब गैस का प्रेशर सेम है, ठीक है। अच्छा कंप्रेशन है, क्या है, कंप्रेशन है। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम घट रहा है तो आपका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। यहां से पहली चीज हमने समझी। अब आप ऐसा कहीं पे देखो जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है। अच्छा अब एक चीज आप और समझो, मैं इन सबको मिटा ही दूं क्या। आइसोबारिक प्रोसेस है, यानी आपका प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। आइडियल गैस के लिए बनाया गया है, और अगर आइडियल गैस के लिए बनाया गया तो आपका जो गैस या जो आपका ग्राफ है वो पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वीटी, तो वी बराबर एन आर बाई पी इंटू टी। आप ध्यान से देखो ये y बराबर एम एक्स करके दिख रहा है, ये y है, ये m है और ये x है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इनमें से कहीं पे अगर कोई ओरिजिन से पास नहीं कर रहा था उससे आप मान लीजिएगा कि ओरिजिन से पास कर रहे हो, क्योंकि मैंने हाथों से बनाया हुआ है, ठीक है। कि भाई मान लेते हैं कि ये सारी की सारी जो लाइंस है ये ओरिजिन से ही पास कर रही है। मैं अपना वो दे रहा हूँ कि भाई देखो हमने हाथों से बनाया तो हो जाती है गलती कभी कभार, ठीक है, जितने भी हैं। अब आप ध्यान से देखो तो अब ऑप्शन क्रॉस चेक करते हैं। क्या 2 से 3 में, अब मुझे बताओ, कंप्रेशन है। कंप्रेशन मतलब क्या, वॉल्यूम घट रहा है। हाँ ए में आपका वॉल्यूम घट रहा है, तो ए भी अपना आंसर है। क्या यहाँ पे 2 से 3 में, अब देखो वॉल्यूम घट रहा है, हाँ। दूसरी चीज क्या, आपका जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, हाँ ये भी सही है। क्या ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी सही, ठीक है। क्या इसमें, हाँ इसमें भी है। अब इन दोनों में गलती क्या है कि भाई देखो 2 से 3 आपको बोल रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, गलती यहीं पे कि भाई 2 से 3 में आप देखो खुद वॉल्यूम घट रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट बोला है। 2 से 3 में वॉल्यूम ये कम तो कर रहा है, पर भाई स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहे हैं। हमने बोला स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, हमको स्ट्रेट लाइन दो चाचा, स्ट्रेट लाइन नहीं दी इसलिए काट दी इनको, तो अपने पास बच्चे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2 से 3 के पास हम लोग 3 से 2 पे चलते हैं, इनको मिटा ही देते ना, क्या करेंगे बेफालतू यहाँ पे रह के। अब 3 से 1 पे चलो तो आपको समझ में आना चाहिए। 3 से 1 पे अगर जाएं ये वाली प्रोसेस, तो इसमें आपको वॉल्यूम कांस्टेंट मिल रहा है, यानी ये आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक, यानी आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको कोई ऐसा ग्राफ ढूंढना है जहां पे आपकी लाइन सीधी हो। तो देखो 3 से 1 भी सीधा, ये भी सीधा है, तो अभी तक दोनों सही है। देखो ना कि 3 से 1 में क्या आपको वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो भाई नहीं चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। अच्छा तो अब अपने पास एलिमिनेट करने के लिए बचा सिर्फ 2 से 1 या 1 से 2 ही चलते ना। देखो 2 से 3 गए, 3 से 1, अब 1 से 2 बचा है। 1 से 2 हमें बोला गया एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब आपको पता है कि अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो V और T में रिलेशन क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए। और अभी आप जस्ट पढ़ के आए कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, अभी जस्ट आप सवाल किए, तो आपका टीवी की पावर गामा-1 आपको कांस्टेंट होता है। तो आपका जो कर्व है वो इसको फॉलो करे। क्या आपका कर्व स्ट्रेट लाइन है, तो जवाब है नहीं।
टीवी की पावर गामा माइनस 1 है, अगर टीवी को बराबर कांस्टेंट होता तो भी नहीं होता। क्या होता? v बराबर कांस्टेंट इंटू टी होता, तब जाके आप बोलते कि ये ग्राफ का कर्व स्ट्रेट लाइन होगा। क्या आप मुझे बताओ v इज इक्वल टू समथिंग इंटू टी है? नहीं ना। तो भाई इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो भाई ये भी अपना आंसर नहीं होगा, यही हो जाएगा। समझ में आया? अप्रोच क्या थी? आप टुकड़ों में तोड़ तोड़ के जाओ। आपको 2 से 3 समझ आ रहा, 3 से 1 समझ आया, 1 से 2 समझ आया, हमने कर लिया। बाकी अगर मान लो जिसको 1 से 2 ना भी समझ आता, थोड़ा बहुत पढ़ के जाता, बाकी राम भरोसे। पहले प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 4 में से 1 सही होने की। अब प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 में से 1 सही होने की। 50-50 चांसेस हो गए। समझे? तो आप ऐसे भी दिमाग लगा के अपना आंसर कभी कभार सही कर सकते हो अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक, चलिए फिर आप वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। चलिए आपके सामने अगला सवाल है, ये भी PYQ ही है और ग्राफ कन्वर्जन का ही सवाल है। देखें आप कितना सीखे हैं पिछले सवाल से। अब इसे आप खुद ट्राई करिए पहले तो खुद ट्राई करिए पहले। चलिए ट्राई करिए, बेईमानी मत करिएगा, क्योंकि देखो अगर बेईमानी करोगे तो फिर एक ही लाइन याद आती है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। चलो तो हम करें। करने का तरीका बेसिक, टुकड़ों में बांट लो। प्रोसेस कौन कौन सी है? देखो x y z है, तो हम प्रोसेस को बांट के चलेंगे, x से y, फिर y से z और फिर z से x। अब जो आपको समझ में आए कोई भी एक चीज पहले उठा लो, जो समझ आए। मेरे को समझ आ रहा है कि z से x उठा लेते हैं या y से z उठा लेते हैं, आसान लग रहा है। y से z अगर आप ध्यान से देखो या z से x अगर ध्यान से आप देखो, देख लेते हैं। आपका जो z से x है, देखो कहीं पे कर्व और नहीं है तो सोच ही लेते हैं। हम सबके बारे में कुछ बात करते हैं। अगर x से y की बात करें तो कौन सा ग्राफ है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसका मतलब इसमें आपका प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या आपको ये बात समझ आई? याद आ रहा है? आइसोबारिक प्रोसेस में हमने आपको बताया था कि ऐसे ग्राफ बन रहा है, v इज प्रोपोर्शनल टू t, चार्ल्स लॉ था। तो ये प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया। अच्छा, y से z वाला कौन सा प्रोसेस है? ये आपका आइसोबारिक है। देखो इसमें दिख रहा है y से z। अरे आइसोकोरिक है रे पगले, भूल गया, आइसोकोरिक है। अब आइसोकोरिक है तो यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, अच्छा, लेकिन टेम्परेचर घट रहा है, अच्छा, इसका मतलब प्रेशर भी आपका घट रहा होगा। सर ऐसे कैसे? क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। सर ये आपको कैसा पता? हमें पता है क्योंकि हम मास्टर साहब हैं। सर हमें क्यों नहीं पता? क्या आपने हमको पढ़ाया नहीं? पढ़ाया है। तो सर हमें क्यों नहीं पता? तुमने रिवाइज नहीं किया है। जाइए रिवाइज करिए, जाइए भागिए। ठीक, अरे ये बेसिक बेसिक लॉज है यार, ये याद कर ले। मैंने अभी जुगाड़ बताया था, पीवी बराबर एनआरटी से याद कर लेना यार, कि वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये तो क्या था? देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, देखो ये कांस्टेंट, तो v इज प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। अब यहाँ पे v कांस्टेंट तो p प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, दैट्स इट। समझे? अच्छा, z से x कौन सा है? आइसोथर्मल, याद आ रहा है? अब देखो टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है, सिंपल z से x कहाँ मिल रहा है यार? और भाई देखो याद आ रहा है, पीवी ग्राफ इसका ऐसे होता था। तो ये कौन सा है? ये z है और ये क्या है? ये x है। तो कहाँ पे है? ओ कहीं पे है। चलो और अच्छे से बात कर लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी, और दूसरी चीज आप देखो z से x आ रहे हो तो आपका वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर रहा है, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर इंक्रीज करेगा। सर कैसे? बॉयल्स लॉ, पीवी बराबर आपका होता है कांस्टेंट। यानी आप ये बोल सकते हो कि प्रेशर एट जेड कम होगा और प्रेशर एट एक्स ज्यादा होगा, बस खत्म। कहाँ पे मिल रहा है प्रेशर कांस्टेंट? कहीं पे है, देखो एक्स से वाई जा रहे हो, एक्स से वाई में प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो एक्स से वाई
भाई प्रेशर कांस्टेंट नहीं दिया है, गंदा सा सवाल है। एक्स से वाई में अजीब सा दिया है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो एक्स से वाई में, अरे भैया एक ही सही है, दैट्स इट। ऑप्शन से भी जा सकते थे, है ना। अब उसको एनालाइज भी कर लेते हैं। ऑप्शन तो ठीक है, अपना आंसर आ गया, एनालाइज कर लेते हैं। क्या एक्स से वाई में प्रेशर कांस्टेंट है? तो जी हुजूर देखो कांस्टेंट आ रहा है। क्या वाई से जेड में वॉल्यूम कांस्टेंट है? हाँ देखो। क्या वाई जेड आपका आइसोकोरिक प्रोसेस था? हाँ था। क्या आपका प्रेशर घट रहा है? हाँ घट रहा है। देखो वाई से जेड आने पे प्रेशर घट रहा है। क्या जेड से एक्स आपका आइसोथर्मल प्रोसेस था? हाँ। क्या उसका ग्राफ आपको याद आ रहा है? ऐसे बनता था। जी सर। क्या जेड से एक्स आने पे प्रेशर बढ़ रहा है? जी। देखो तो अपना आंसर सही हो गया है। तो देखो यहाँ पे हमने आपको कुछ सवाल करा। देखो अभी देखो पूरे सवाल हुए नहीं है ना, अभी काफी सवाल बचे हुए हैं इसके। तो ये समझ लो कि क्वेश्चंस का एक बेसिक टर्म 1 था, है ना। इसका एक और वीडियो आएगा, होपफुली शायद एक और भी आ जाए, है ना। मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस आपको करा देने हैं, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।